So let's start with today's class. मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कंफर्म करें कि आप सब इसको देख रहे हैं। ओके सर नजर आ रही है। ठीक है, ओके। अच्छा, हमारे पास क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि बहुत सारे लड़कों के पास नेट वगैरह का मसला है, दैट आई ऑलरेडी नो। तो जो भी हम यहाँ पे लेक्चर मैं यहाँ पे आप लोगों को लाइव दूंगा, तो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो है वो उसकी ऑन होगी। तो जिन जिन से वो मिस हो जाता है तो वो यूट्यूब से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर किसी दोस्त के साथ उसका कांटेक्ट हो तो यूट्यूब से वो डाउनलोड करके उसको भिजवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगता है। तो सिंस यू नो कि अगर बिजली ना हो या जो भी जिस प्रॉब्लम की वजह से भी आप क्लास नहीं ले पाते आपसे मिस हो जाती है, तो फिर आपके पास यूट्यूब का ऑप्शन अवेलेबल होगा। ठीक हो गया? ओके। ओके सर। सो इससे इससे पहले जब हम सारे टॉपिक शुरू कर लें, पहले मुझे ये बता दें कि आप सब लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में अवेलेबल हैं। कल आप लोगों को मैसेज मिल गया था टाइमली, क्योंकि मैंने आज इस्लामाबाद जाना है किसी काम से, तो मैंने आज 1 घंटा पहले इसीलिए क्लास ली है, ताकि शुरू की है ताकि मैं टाइमली फिर इस्लामाबाद पहुंच सकूं। हेलो? जी सर जी सर ठीक है, ओके। जी सर ओके ओके ओके, ठीक है। ये पहली क्लास जो है ये सिर्फ आज हमने 1 घंटा पहले ली अपने टाइम टेबल से। उसके बाद आज के बाद जो भी क्लासेस होंगी वो 10 बजे ही स्टार्ट होगी, मतलब जो मेरी क्लास है। ठीक है, ओके। सो लेट्स गेट टू द बैक टू द लेक्चर। बिफोर हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और इस कोर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, तो अक्सर जो है लड़कों का जो है ये प्रॉब्लम होता है कि उनको बेसिक डेफिनेशंस क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, तो मेरा तरीका ये होगा कि मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट होके आगे हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को इन टॉपिक्स की समझ है तो उनके लिए ये रिवाइज हो जाएगा, और जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आती तो उन लोगों के लिए का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन है तो अक्सर इसमें लड़कों को फिर छोटे छोटे टॉपिक्स में मसला आ जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि मैं बहुत सिंपल टॉपिक्स से स्टार्ट करूं और फिर हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स की तरफ जाएं। ठीक है, ओके सर। ओके। सबसे पहले जो आज की हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो वो मुझे ये बताएं कि व्हाट इज करंट। आपको करंट की डेफिनेशन के बारे में क्या पता है? सर फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले जो हमारी क्वांटिटी होगी वो है करंट। तो करंट जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि दिस इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, और इन अ गिवन सर्किट। लेकिन इसमें ये चीज हम याद रखते हैं कि जितने जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक गिवन टाइम पे हम मैयर करते हैं। लाइक ऐसे नहीं होता कि आप सुबह से लेके शाम तक मैयर करते जाएं और फिर आप कहें कि ये 1 एम्पेयर है। ऐसा नहीं होता, ये एक स्पेसिफिक टाइम के मुताबिक होता है। जिस तरह आप कहते हैं कि मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है या 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इसी तरह जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको हम मैयर करते हैं एक गिवन टाइम के मुताबिक। ठीक है, लेट्स से अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं इतने सेकंड में, तो ये हमारा 1 एम्पेयर का करंट होगा। ठीक है, but since we are not looking into that part of it, you just need to remember the definition of the current, which is expressed as this is basically flow of electrons through a certain point at a given time। ठीक हो गया, ये हमारे पास करंट की डेफिनेशन हो गई है, और इसका यूनिट है एम्पेयर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक हो गया? यस सर। एनी क्वेश्चन? नो? नो सर। ओके। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। एनीबडी हु कैन डिफाइन वोल्टेज? ओके, लेट मी डिफाइन इट। जैसे कि आप देखते हैं कि आप के घर में जो टैप वाटर आ रहा होता है, ठीक है, जो पानी आ रहा होता है नलके में, ठीक है, तो ये आप देखते हैं कि ये किसी हाई रिजर्वायर से आता है। हाई रिजर्वायर का मतलब है कि टैंकी जो आपके छत के ऊपर लगी होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब तक वो एक प्रेशर बरकरार रहता है हाइट का,
तो ये पानी जो है फ्लो होता रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप दोनों लेवल्स को बराबर कर देते हैं तो फिर बीच में पानी फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस चीज को इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो वोल्टेज हमारे पास वो प्रेशर है कि जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डाला जाता है ताकि वो अपना फ्लो बरकरार रखें। ठीक है, तो अगर इसकी एनालॉजी हम पानी के साथ इसको मिलाएं तो ये हमारे पास वो हाइट का डिफरेंस हो गया, या ये वो प्रेशर है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, इसका यूनिट वोल्टेज है, और इसको हम डिनोट करते हैं वी से। ठीक है, okay, then we have two types of current. One is alternating current and the other one is direct current. अल्टरनेटिंग करंट को हम AC से डिनोट करते हैं और डायरेक्ट करंट को हम DC से डिनोट करते हैं। Anybody who can define what is the difference between an alternating current and a direct current? अल्टरनेटिव में फ्रीक्वेंसी सेम होती है जी, और डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास ये होगा कि हमारे पास किसी एक वेवफॉर्म की कोई फ्रीक्वेंसी होगी। डायरेक्ट करंट में हमारे पास वेवफॉर्म की कोई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, अगर इस चीज को हम ऑसिलोस्कोप पे देखें तो हमारे पास अगर AC करंट का वेवफॉर्म आएगा या AC वोल्टेज का वेवफॉर्म आएगा तो वो ये जो आपको ये माउस जिसकी ग्राफ के ऊपर मैं फिरा रहा हूँ, ठीक है, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये साइनोसाइडल AC वोल्टेज है। इसको हम साइनोसाइडल AC वोल्टेज या AC करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप साइन वेव को प्लॉट करते हैं टाइम के लिहाज से तो आपके पास इस तरह की कोई कुछ वेव फॉर्म बन जाता है, तो इसलिए हम इसको साइनोसाइडल वेव भी कहते हैं या साइनोसाइडल वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखें, ये हमारे पास DC का एक ग्राफ है। अब DC में देखें, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह मूव कर रही है। ठीक है, टाइम चाहे जो भी हो, लेकिन ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो दैट मीन्स इट हैज गॉट नो फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन AC वोल्टेज एंड अ DC वोल्टेज। अगर आप इसको ऑसिलोस्कोप पे चेक करेंगे तो AC आपके पास यूं साइनोसाइडल वेव फॉर्म में आपको कोई वेव फॉर्म नजर आएगी और DC का आपके पास स्ट्रेट लाइन में नजर आएगा। ठीक हो गया। अब डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी को कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मुराद हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कितने साइकिल्स पर सेकंड रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें नीचे जो मैंने एक फिगर बनाई हुई है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है जो बिल्कुल जीरो से शुरू हो जाता है, और इसका एंड पॉइंट इसी कर्व का या वेव फॉर्म का ये वाला है जिसके ऊपर मैं माउस फिरा रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक साइकिल हो गया, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड पॉइंट। ठीक हो गया, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, अब हमारे पास पावर के यूनिट्स आते हैं। हमारे पास पावर तीन तीन क्वांटिटीज में मेजर किया जाता है। एक का यूनिट वॉट है, एक का यूनिट VA है जिसको हम वोल्ट एम्पेयर कहते हैं, और तीसरा जो हमारे पास यूनिट है पावर का वो है VAR, एंड दैट इज कॉल्ड वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। ठीक हो गया। नाउ एनीवन हु कैन डिफाइन दीज थ्री क्वांटिटीज? दोबारा बताओ। वॉट, वोल्ट एम्पेयर और वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव में क्या फर्क है? ओके, सो लेट मी डिफाइन इट फॉर यू। हमारे पास पावर जो है वो तीन क्वांटिटीज में मेजर होता है। एक क्वांटिटी है वॉट, दूसरी क्वांटिटी है VA, और तीसरी क्वांटिटी है VAR। वॉट हम वहां पे पावर के लिए इस्तेमाल करेंगे कि जहां पे हमारे पास सर्किट प्योर रेजिस्टिव होगा। प्योर क्या होगा? रेजिस्टिव होगा। ठीक है, अभी VA को छोड़ दें, VAR की तरफ आते हैं। VAR में हम पावर तब मेजर करेंगे जिसको हम वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव कहते हैं कि जब हमारे पास सर्किट में सिर्फ इंडक्टर या कैपेसिटर होगा लेकिन रेजिस्टेंस बीच में नहीं होगी, तो तब हम पावर VAR में मेजर करेंगे। ठीक हो गया।
और अगर हमारे पास किसी सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस अवेलेबल है तो फिर हम पावर को VA में मेजर करेंगे। ठीक हो गया? Yes, sir. ओके, नाउ लेट मी यस गिव यू अ सर। क्वेश्चन। आपके पास ट्रांसफार्मर जो लगा होता है, इसका पावर किस यूनिट में अवेलेबल होता है? आपने कभी देखा है? VAR में सर। VAR में नहीं होता, VA में होता है सर VA में होता है। जी, या उसके ऊपर MVA लिखा होता है। 200 MVA, 100 MVA, 50 MVA, इस तरह की पावर रेटिंग लिखी होती है। तो आपने कभी सोचा हुआ है कि इसको वॉट में क्यों नहीं लिखा, इसको VA में क्यों लिखा हुआ है? एनीवन? नो सर। ओके, तो ट्रांसफार्मर जो है ये आपकी जब बिजली आपको आगे डोमेस्टिक यूज के लिए आपको फराहम करती है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को ये नहीं पता होता कि आगे जो बिजली जाएगी ये रेजिस्टिव लोड में जाएगी, ये प्योर रेजिस्टिव लोड में जाएगी, या प्योर इंडक्टिव में जाएगी, प्योर कैपेसिटिव में जाएगी, या ये कुछ ऐसे लोड में जाएगी जिसमें रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस में होगा, या ऐसी किसी ऑब्जेक्ट में जाएगी जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, या जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि VA का पावर हम किस लिए यूज करते हैं? उन सर्किट्स के लिए जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस दोनों होती है। ठीक है, तो देखें आपके पास घर में जितनी भी अप्लायंसेस होती हैं, दे आर नॉट प्योरली रेजिस्टिव। इसमें कभी ना कभी आपको इंडक्टेंस की वो भी साथ में मिलेगी क्वांटिटी, और कैपेसिटेंस की भी कुछ क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो इसलिए ट्रांसफार्मर जो है वो एज अ होल एक जेनेरिक इक्विपमेंट है जो कि सारी चीज़ों को बिजली फराहम करता है। तो इसलिए इसका पावर वॉट में नहीं होता और वोल्ट एम्पेयर में होता है। यस सर। इज दिस क्लियर नाउ? सर वो सर ये दोबारा बताएं सर, ये किस चीज के लिए होता है? कौन सा वाला? सर ये तीनों डिफाइन करते हैं सर, तीनों। VS और VA। अच्छा, देखें वॉट जो है ये सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होगा, सिंपल याद रखें। ठीक है, यस सर। यस सर। VAR सिर्फ उस चीज के लिए, एक सर्किट के लिए यूज होगा जहां पे सिर्फ इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस होगा और बीच में रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, यस। VA हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे आपके पास रेजिस्टेंस और साथ में इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस अवेलेबल हो, या दोनों अवेलेबल हो। यस सर। अभी क्लियर है? यस सर। अब मुझे ये बताएं कि ट्रांसफार्मर पे और रेजिस्टिव लोड के लिए सप्लाई देता है, या एक जेनेरिक टाइप है और सब चीजों को सप्लाई देता है? सर सब चीजों को। ठीक है, जब सब चीजों को सप्लाई देगा तो मैंने क्या कहा है कि उसमें आप पावर की कौन सी यूनिट इस्तेमाल करेंगे? VA सर। Yes, yes. So this is the reason that the transformer unit is always given in VAs. और सिंस इसका बड़ा यूनिट MVA है तो ट्रांसफार्मर बड़ी एंटिटी है तो इसका पावर MVA में होता है। M का कोई और मतलब नहीं होता, दैट जस्ट स्टैंड्स फॉर मेगा। तो दैट मीन्स हम M मेगा वोल्ट एम्पेयर में बात कर रहे हैं, जिस तरह आप किलो में बात करते हैं, ठीक है, किलो वोल्ट या इस तरह, तो वो उसका बड़ा यूनिट होता है वोल्ट का। तो इसलिए MVA VA का बड़ा यूनिट है। ओके सर। Okay, then comes to the point, what is RMS voltage? Anyone? RMS voltage का नाम कभी सुना हुआ है आपने? अच्छा, तो ये हम किस लिए यूज करते हैं? ओके, ये देखें, ये मेरे पास साइनोसाइडल वेवफॉर्म की वोल्टेज वेवफॉर्म है, ये ठीक बनी हुई है? जी सर। ठीक है, अब देखें इसका आधा पोर्शन पॉजिटिव साइड में, आधा पोर्शन नेगेटिव साइड में, करेक्ट? यस सर। तो नेट वर्क डन क्या हो गया? जब पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया तो नेट वर्क डन मेरे पास क्या मिलेगा?
लेट्स से आपके पास +5 भी है और -5 भी है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वोल्टेज आएगी? जीरो आएगा। जीरो आएगा। ठीक है, जीरो सर। तो अगर आप कहते हैं कि मेरे पास आपसे आपके घर में जो वापडा की तरफ से बिजली आती है तो उसकी क्या वोल्टेज होती है? ठीक है, 20 है। 220 है। अब ये आधा जो है पॉजिटिव में 220 है, आधा नेगेटिव में 220 है, ऐसा ही है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी 220 है, नेगेटिव भी 220 है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास वोल्टेज? जीरो बनेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जब आप वोल्ट मीटर लगाते हैं तो आपको 220 वोल्टेज शो हो रही होती है, तो ये क्यों होता है ऐसा? ये मुझे बता दें। ओके, तो ये देखें, हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास मैथमेटिकल अनसर्टिनिटी ये आती है कि चूंकि ये आधा पॉजिटिव होता है आधा नेगेटिव होता है, लाइक आधे फॉर हाफ साइकिल दिस इज पॉजिटिव एंड फॉर अनदर हाफ साइकिल दिस गेट्स नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली आप इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम क्वांटिटीज आपस में ऐड होती है तो नेट उसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है दैट बिकम्स जीरो। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, वो आधा पॉजिटिव है आधा नेगेटिव है। नो डाउट कि अगर मैथमेटिकली इसको हम ऐड करें दिस विल बिकम 0 वोल्ट, बट स्टिल सम वोल्टेज इज देयर, करेक्ट? तो इस चीज को, इस फिनोमेना को एलिमिनेट करने के लिए हम एसी में आरएमएस वोल्टेजेस इस्तेमाल करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेजेस। ये कैसे हम निकालते हैं इसको हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट एट द मोमेंट रिमेंबर that for AC voltages and AC currents we use root mean square values। ठीक हो गया? और इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये नेक्स्ट लेक्चर में कि आरएमएस वोल्टेज हम निकालते कैसे हैं, बट दिस इज फॉर योर नॉलेज कि हम एसी सर्किट्स में हमेशा जो वोल्टेजेस इस्तेमाल करेंगे दीज विल बी आरएमएस वोल्टेजेस। Okay, now comes to the Ohm's law. What is Ohm's law? Anyone? Circuit directly proportional to current and inversely proportional to resistance. Okay, now tell me, जब आप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट में क्या हो जाता है? करंट डिक्रीज होता है। कैसे सर? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप ट्रांसमिशन, आप वेट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, नो डाउट। ठीक है, एग्रीड जी सर। अब मुझे ये बताएं, आप ट्रांसमिशन जब करते हैं बिजली की तो आप किस वोल्ट पे करते हैं? इलेवन केवी में। तो अगर लेट्स से हमारे पास 220 वोल्ट में 2 एम्पेयर आ रहा है तो हमारे पास 11 केवी में कितना एम्पेयर आएगा? वो भी तो फिर किलो एम्पेयर्स में चला जाएगा, ऐसा ही है। तो जब आप करंट इंक्रीज करेंगे तो आपके पास तो ट्रांसमिशन लॉसेस बढ़ जाएंगी। So you need to tell me that where is the Ohm's law applicable and where it is not applicable. चलिए, let me give you another example. आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, करेक्ट, जो कि 1:2 ट्रांसफार्मर है, दैट इज टू से कि 110 वोल्टेज को वो 220 में स्टेप अप करता है। ठीक हो गया? तो जब आपके पास 110 वोल्टेज है तो सेकेंडरी साइड पे 220 वोल्टेज होगा। तो अभी हमारे पास जो सेकेंडरी साइड है इसमें करंट क्या स्टेप अप होगा क्या स्टेप डाउन होगा? बिल्कुल स्टेप डाउन होगा। क्यों स्टेप डाउन होगा? ओके,
जरा अपने पेपर कॉपी पेंसिल निकालें। सर निकालिए। अच्छा, P इज इक्वल टू वी आई का फार्मूला आपने देखा हुआ है। P इज इक्वल टू वी आई पावर का जो फार्मूला है, ठीक है। अब पावर को लिखें 100 वॉट और V को लिखें 110 वोल्ट। करंट निकाले, करंट कितना होगा? सर 1.1 0.9। P इज इक्वल टू वी आई का फार्मूला है, ठीक है। पावर आपके पास 100 वाट है और वोल्टेज आपके पास 110 वोल्ट है, तो करंट कितना होगा? सर 1.1 मुझे यहाँ पे आ रहा है। नहीं, P इज इक्वल टू वी आई फार्मूला है, ठीक है। I को अपनी जगह पे छोड़ें तो P के ऊपर V डिवाइड हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई V होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 110 कितना होता है? 0.9। जी, तो मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, ये देखें, लो खैर, ये फॉर्मूला है, नजर आ रहा है आपको? सर स्क्रीन पे नहीं शो हो रही। सर सही है, उसके साथ नेट सही है। अभी नजर आ रही है? अभी यस सर। ठीक है। हाँ यस सर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई। मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की जब वैल्यू निकालूंगा तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, P डिवाइडेड बाई V, करेक्ट। यस सर। मैंने आपको क्या बताया था कि P की क्या वैल्यू है? 100 वाट। तो V की क्या हो गया? 110। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 0.90। 0.90, ठीक है। तो दिस इज द करंट। अब देखें, लेट अस से मेरे पास वही 100 वाट है और इस मर्तबा मेरे पास वोल्टेज क्या है? 220। तो अभी कैलकुलेट करें, क्या आता है आपके पास आंसर? 0.45, ठीक है। हाँ, तो अभी देखें, जब आपने वोल्टेज इंक्रीज किया हुआ है तो उसी पावर के लिए करंट इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? डिक्रीज हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, हम क्या कह रहे हैं कि वोल्टेज जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? करंट इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे तो हमें ये शो हो रहा है कि करंट डिक्रीज हो जाता है वोल्टेज इंक्रीज करने से। यहाँ से तो खुद कंफ्यूज हो गए हैं। क्या हो गया है? उस बंदे के साथ नेट चला गया, उसको अलाउ कर। अच्छा, उसको तो मैंने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तो ये कहती है कि वोल्टेज जब इंक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज होता है, लेकिन जब मैथमेटिकली हमने इसको देखा है तो ये तो डिक्रीज हो रहा है। तो अब क्या करें इसके साथ? जी, एनीवन? नो सर। तो अब क्या करेंगे? ये तो अभी क्या करें, इसको V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I कर दें। नो सर। हम्म सर जब सर्कुलर सर उस नहीं कर सकते ना।
तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे तो मैंने आपको मैथमेटिकली दिखा दिए कि वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज होता है, लेकिन ओम्स लॉ कहती है कि वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होता है। व्हाई इज दैट? नो आइडिया। नो आइडिया। तो इसके साथ हम ऐसा करते हैं कि मैंने ये देखें लेक्चर में सवाल दिया भी है, व्हाई विद इंक्रीजिंग वोल्टेज करंट ड्रॉप्स इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग सोचें एंड वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग क्लास। ठीक है, यू हैव टू आंसर इट टू मी इन द कमिंग क्लास। ओके सर। ओके, नाउ लेट्स सर थोड़ी बहुत हिंट तो दे देना किस तरह होता है या किस तरह नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देख लें। ओके सर। ओके, नाउ कम्स टू द सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि हमारे पास सारे लोड जो हैं वो सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है, वो सीरीज सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें सारे करंट सेम रहेंगे, वोल्टेज डिफरेंट रहेंगे। दूसरा हमारे पास जो सर्किट है दैट इज पैरेलल सर्किट, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सारी वोल्टेजेस सेम रहेंगी और लोड्स के क्रॉस करंट डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक्स रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर जो कि हम कवर करते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी तो इसके अब आगे हम फिर और भी डिटेल्स शुरू करेंगे। सो यू हैव गॉट वन असाइनमेंट विच इज़ this one. You have to differentiate between watt, VA and VAR, this one. ठीक है, and you have to send it to me on email in coming class। ठीक है, coming class आपकी डेडलाइन होगी। and the next one which is your just homework जो कि आपने सबमिट नहीं कराना और सिर्फ डिस्कस करना है, वो ये होगा कि you have to tell me that where does Ohm's law gets applicable और कहाँ पे ये applicable नहीं होता। ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम? सर ये जो वाट भी है और जो भी है आर है सर इसका डेफिनेशन करनी है सर। इसको आप जरा समझ लें कि इन तीनों में फर्क क्या है। ठीक हो गया? ओके, सो टुडेस क्लास इज एंड इन और इंशाल्लाह रात के बाद जो है रात जी जी ये आपके LMS के ऊपर ये चीज़ जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है सर। ओके ओके, सो रात तक जो है आपके पास ये वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। ठीक है, ओके जी, हैव अ गुड डे, गुड बाय, द क्लास एंड्स। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। Accurate attendance.